रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। और कर लेते हैं क्वेश्चन, ट्राई करो सभी लोग। 6th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द इंजन ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिसिटी पोल at speed u and the last compartment of the train crosses the same pole at speed v. Find the speed at which the compartment L/4 distance behind the engine would have crossed the pole. तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। हम सभी ने देखा है कि ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसके साइड में पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के, ठीक है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपका कोई ट्रैक है और यहाँ आपका एक पोल फिक्स्ड है साइड पे और एक ट्रैक के ऊपर ट्रेन चल रही है। तो बोला जा रहा है कि जब ट्रेन के इंजन ने इस पोल को क्रॉस किया होगा तब उसकी स्पीड थी u, और जब आखिरी कंपार्टमेंट जो है वो ट्रेन का इसको क्रॉस कर रहा है तो उसकी स्पीड है v। तो आपको बताना है कि जब ये पॉइंट p जो कि इंजन से L/4 डिस्टेंस पीछे है उसने इस पोल को क्रॉस किया होगा तब उसकी स्पीड कितनी रही होगी, बताओ जरा। ठीक है, मैं कर देता हूं। देखो, तो स्टार्टिंग में जब इंजन उसे क्रॉस कर रहा है u स्पीड से, तो क्योंकि पूरी ट्रेन कनेक्टेड है तो मैं कह सकता हूं जो लास्ट कंपार्टमेंट होगा इस समय पे उसकी भी स्पीड क्या होगी, u ही होगी। और जब लास्ट कंपार्टमेंट इस पोल को क्रॉस कर रहा है तब उसकी स्पीड है v, तो इस समय इंजन की भी स्पीड क्या होगी, v ही होगी। अगर हम ट्रेन की लेंथ को l मान लेते हैं तो आप ऐसा देख सकते हो, सिर्फ इंजन को अगर हम फोकस करें तो इंजन जब इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया था उसकी स्पीड थी u, और जब इंजन l डिस्टेंस आगे चल चुका है तो उसकी स्पीड हो गई है v। और हमें पता है कि ट्रेन का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या कोई ऐसी रिलेशन है जिससे कि मैं एक्सेलरेशन निकाल सकूं? तो मैं ये लगा दूंगा कि v स्क्वायर ये होना चाहिए u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल स्पीड इंजन की हमें v स्क्वायर पता है, इनिशियल स्पीड इंजन की u स्क्वायर पता है, प्लस 2a। कितना डिस्टेंस चल लिया है इंजन, तो l लेंथ चल लिया है क्योंकि पूरी ट्रेन उसे क्रॉस कर गई है। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 12। ये आपको मिल गया क्या, एक्सेलरेशन। समझ आई बात। अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, अब आपको किस पॉइंट के लिए चाहिए, तो इस पॉइंट के लिए। तो इस समय जो L/4 डिस्टेंस पीछे है उस पॉइंट की भी स्पीड कितनी रही होगी स्टार्टिंग में, u, क्योंकि पूरी ट्रेन एक ही स्पीड से चलेगी। तो जब ये पॉइंट इस ट्रेन को क्रॉस कर रहा होगा, इस पोल को क्रॉस कर रहा होगा, हम ये कह सकते हैं कि उस समय पे इसकी स्पीड होती है मान लो कुछ v, ठीक है ना, या v1 कह देता हूं मैं, उसकी स्पीड होती है v1। तो आप ये कह सकते हो कि उस समय इंजन की भी स्पीड होगी v1, पर तब तक इंजन कितना आगे चला होगा, तो ये पॉइंट पोल पे पहुंच गया है, यानी कि वो कितना आगे चला होगा, L/4 डिस्टेंस इंजन आपका आगे चला होगा। तो इंजन की स्पीड L/4 डिस्टेंस चलने के बाद कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो मैं फिर से लगा दूंगा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमें निकालनी है v1 स्क्वायर। इनिशियल स्पीड तो u स्क्वायर है प्लस 2 इंटू डिस्टेंस कितना चला है L/4 और इंटू एक्सेलरेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 12। समझ आया, क्लियर है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, हमें v1 स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी u स्क्वायर, 12 से 12 कट जाएगा, प्लस v स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर बाय 4। तो ये आपको मिल जाएगा 3u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, ये हो गया आपका v1। समझ आया। तो बस डायग्राम अगर बना लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक। और ये तो सबको पता ही होता है कि इंजन जितनी स्पीड से चलता है उतनी स्पीड से पूरी ट्रेन चलती है ना। किसी को कोई डाउट है? देखो 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t। फाइंड द डिस्टेंस इट विल फर्दर कवर इन नेक्स्ट इंटरवल t। तो स्टार्ट होने के t सेकंड में वो s चलता है, तो अगले t सेकंड में कितना और चल लेगा आपको ये बताना है। तो t टाइम में कितना चला होगा वो आपको बोला गया है s। तो s को मैं क्या लिख सकता हूं,
यूटी तो ये इक्वेशन लगा दूं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड तो है नहीं, तो एस सिंपली क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब पूछा गया है कि अगले टी सेकंड में वो कितना चलेगा, तो मैं ऐसा मान लूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बेटर यही होगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 ले लो, ठीक है ना। आप पता कर लो कि t इक्वल टू 2t तक कितना चला होगा वो, बात समझ आ रही है। ये तो हमें बताया गया था कि t तक वो s चला है, मान लो 2t तक वो चला है s डैश, तो मैं क्या लिख सकता हूं, s डैश ये होना चाहिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड तो है नहीं, s डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ए 2t का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 2a टी स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रही है बात। तो आप क्या कह सकते हो, बेसिकली s डैश क्या आया है हमारे पास, देखो s के टर्म्स में अगर लिखना हो तो s है हाफ ए टी स्क्वायर और ये है 2a टी स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है 4s। तो देखो t बराबर 0 से t बराबर t तक चला वो s, t बराबर 0 से t बराबर 2t तक वो चला 4s, तो t बराबर 0 से t बराबर 1 से, बेसिकली आपको ये बताना था ना कि t बराबर t से लेकर t इज इक्वल टू 2t तक कितना चला होगा वो, तो वो बेसिकली हो जाएगा s डैश माइनस s, यानी कि 4s माइनस s, यानी कि 3s। इन अ कार रेस a takes time t less than car b and b finishes the race with speed v more than car b। यानी क्वेश्चन है कि दो कार की रेस हो रही थी, तो a ने जो है रेस पहले खत्म की है और उसे t टाइम कम लगा है, और उसने जब रेस खत्म की तो उसकी स्पीड v ज्यादा थी, किससे, b से, ठीक है ना। बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं और उनका एक्सीलरेशन है a एंड b, तो आपको बताना है v बाई टी की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो सभी लोग। तो आपको बताया गया है कि a और b एक रेस में पार्ट लेते हैं, ठीक है, a और b। a जो है रेस को खत्म करता है v एक्स्ट्रा स्पीड से और t टाइम कम में, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूं कि a को फिनिश करने में जो टाइम लगा है, a जब यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो पहुंचा है टाइम t1 पे, ठीक है ना, या ऐसा कह दो कि b जब पहुंचता है वो पहुंचता है किसी टाइम t1 पे, तो a कब पहुंचेगा, तो a पहुंच जाएगा आपका, उसको t टाइम कम लगा है, तो a का टाइम अगर t1 है, a का टाइम रेस को फिनिश करने का अगर t1 है, तो b का टाइम क्या हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा t1 प्लस टी, क्योंकि उसे t सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर a जो है खत्म कर रहा है अपनी रेस को किसी स्पीड v से, ठीक है ना, आपको पता है कि a की स्पीड कितनी एक्स्ट्रा होने वाली है, v1 एक्स्ट्रा होने वाली, तो इसकी स्पीड को अगर मैं v1 मान लूं तो इसकी स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v। ये आपको बताया गया है क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ क्वेश्चन का डेटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मान लेते हैं कि रेस की लेंथ जो है वो s मीटर की रेस है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसका एक्सेलरेशन हमें a बताया गया है और इसका एक्सेलरेशन b बताया गया है। तो पहले तो मैं लिख सकता हूं s, ये इक्वल होना चाहिए, इनिशियल स्पीड दोनों की 0 है, तो दोनों का ut 0 हो गया, हाफ a t1 स्क्वायर, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, ut तो b के लिए भी 0 है, हाफ b टाइम उसको लगा है t1 प्लस टी का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है। तो पहली इक्वेशन में तो मैंने क्या किया, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दिया, क्योंकि रेस की लेंथ तो क्या होगी, फिक्स होगी। दूसरी चीज, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं a के लिए तो क्या लिख सकता हूं, मैं a के लिए लिख सकता हूं कि v1 प्लस v ये इक्वल होना चाहिए 0 प्लस a इंटू t1, और सिमिलरली v इसके लिए b के लिए अगर लिखा जाए तो v1 में लिख सकता हूं 0 प्लस b इंटू t1 प्लस t, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहां से अगर इसे सॉल्व कर लोगे आप, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिल जाएगा v, ये हो जाना चाहिए क्या, a माइनस b इंटू t1, ठीक है ना, माइनस bt। समझ आया। तो यहां से आप t1 की वैल्यू निकाल लो और उसे उठा के कहां पे रख दें, इस इक्वेशन में रख दें। t1 की वैल्यू को उठा के अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन है, सॉल्व करने से यहां से आपको मिल जाती है v बाई टी की वैल्यू अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो
कंसेप्चुअली कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, बस कैलकुलेशन थी, आपको इक्वेशंस लिखनी थी, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चल लेते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो क्या मीनिंग होता है इसका, अब समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। अगर इस तरह से कहीं पे लिखा गया है तो इसका मतलब है कि आपको t=0 से लेके t=10 तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। लेकिन कहीं अगर लिखा गया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, तो 10th सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 10वें सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि t=9 से लेके t=10। समझ आ रही है बात। दुनिया का पहला सेकेंड कैसे होता होगा, t=0 से लेके t=1 तक। तो सेम चीज होती है, nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर आपसे बोला गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हो जाएगा t=n-1 से लेके t=n तक का डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? तो अगर मैं बोल दूं कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है n सेकेंड्स में और इतना डिस्प्लेसमेंट है n-1 सेकेंड में, तो ये जो बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट होगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकेंड में, होगा कि नहीं होगा? n-1 सेकेंड में कोई इतना चला है, टोटल n सेकेंड्स में इतना चला है, तो nth सेकेंड में इतना चला होगा। तो यहां से हम s nth कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिंपली हो जाता है n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन आप लगा सकते हो ut प्लस हाफ a t², बस t यहां पे क्या है, n सेकेंड्स है, तो ये हो गया un प्लस हाफ a n² माइनस, अब n-1 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट, तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो s nth की वैल्यू हमें मिलती है u प्लस a/2 2n-1। तो बार बार हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़े, इसलिए हम इसे एक फॉर्मूले की तरह याद रख लेते हैं। आपसे जिस भी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया हो, जैसे 6th सेकंड, 5th सेकंड, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, इनिशियल स्पीड हो जाती है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता है, और n आपका सेकंड है जिसमें कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। समझ आ रही है बात? ये इक्वेशन आपको डायमेंशनली इनकरेक्ट लग सकती है, पर ये डायमेंशनली करेक्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई एक 1 सेकेंड किया है, ठीक है, जिससे ये भी किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। वरना कोई ये कह सकता था ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में आता है और वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड में आती है, तो फिर ये होमोजेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, पर वो कर रहा है क्योंकि इसके साथ 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड है जब हमने सॉल्व किया है, तो ठीक है ना। तो इसकी भी यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, और इस पूरी चीज की भी यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और मैथमेटिकली तो करेक्ट है। क्या सबको क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल देख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। मान लो कि आपसे कोई बोल दे कि कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब आप समझ लेते हो t=4 से लेके t=5 सेकेंड। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लगा सकते हो, 5वें सेकेंड की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हो जाएगा u, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये आपको मिल जाएगा 19 मीटर। समझ आ रहा है? तो बस एक फॉर्मूला है, याद रखना है। प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, ट्राई करो सभी लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम, इस चैप्टर में मेनली बस हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आप समझ गए हो कि रेक्टिलिनियर मोशन में 3 इक्वेशन ही है और कुछ तो है नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, मैन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स 3 मीटर इन 8th सेकंड एंड 5 मीटर इन 16th सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 6th सेकंड टू द एंड ऑफ 15th सेकंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लैंग्वेज में, बताओ जरा। चलो मैं कर देता हूं। तो देखो, दोनों के लिए पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। s 8 सेकंड में आपको पता है ये 3 मीटर, ये होना चाहिए u प्लस a/2 2 इंटू 8 माइनस 1, यानी एक इक्वेशन तो आपको मिल गई कि u प्लस a/2 इंटू 15, ये होना चाहिए 3।
दूसरा बोला गया है डिस्प्लेसमेंट 16th सेकंड में, यानी s 16th, ये आपको पता है कितना है 5, तो ये हो जाना चाहिए u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 16 माइनस 1। तो यहां से आपको मिल गया u प्लस a बाई 2 इंटू 31, ये होना चाहिए क्या 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन्हें सॉल्व करके आपको साफ समझ आ रहा होगा कि हम u और a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो अननोन है। समझ आ रही बात? एक बार u और a हमें मिल गया तो समझने की कोशिश करो आपको क्या निकालना है। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 6 सेकेंड टू एंड ऑफ 15 सेकेंड। कितने सेकेंड हो गए भाई ये? पहले मैं यहां से u और a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, देखो जरा क्या आएगा। तो इक्वेशन हमें मिली है 2u प्लस 15a, ये हो जाना चाहिए 6, और एक है 2u प्लस 31a, ये हो जाना चाहिए 10। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा 16a, ये हो जाना चाहिए 4, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, उठा के रख दो यहाँ पे, तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। u आपको कितना मिल जाएगा? यहां से अगर आप u निकालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 9/8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा एक बच्चे ने मुझे बताया और मैं मान रहा हूं, मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा। अगर ये हमें मिल जाता है तो अब बस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड चाहिए। बस 6वें सेकेंड के स्टार्टिंग पे स्पीड कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। उसके बाद तो हम क्या लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, है कि नहीं? टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है, a हम निकाल चुके हैं, बस 6 सेकेंड की स्टार्टिंग में स्पीड कितनी है वो निकालना है। तो बताओ 6 सेकेंड की स्टार्टिंग तक कितने सेकेंड जा चुके होंगे? 5 सेकेंड जा चुके होंगे। तो v आप निकाल सकते हो u प्लस a t। समझ आ रही ना बात? तो u आपका 9/8 है, प्लस एक्सीलरेशन 1/4 है, और कितने सेकेंड जा चुके हैं? 5 सेकेंड जा चुके हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 19/8 मीटर पर सेकेंड, यानी 6वें सेकेंड की स्टार्टिंग में ये आपकी स्पीड है। इसे यहाँ पे पुट कर दो, तो 19/8 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन 1/4 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट किसी को? कोई समस्या? उन्हीं इक्वेशंस में चलना है, बस थोड़ा बहुत सोचना है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। ठीक है ना? तो आपको यही बताना है कि कार जा रही थी, किसी ने ब्रेक लगा दिए, तो आखिरी सेकेंड में जब कार जस्ट रुकने वाली होगी उस आखिरी सेकेंड में कितनी दूरी उसने कवर की होगी। ट्राई करो। इसका मतलब कुछ कुछ तो समझ पा रहे हैं लोग। तो आपको लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी में चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो ऐसा सोच के देखो मेरे भाई कि लास्ट सेकेंड में चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि जर्नी कितने सेकेंड्स की है। तो वही मैं निकाल लेता हूँ। रुकते समय स्पीड क्या होगी? 0, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। फाइनल स्पीड 0 होने वाली है, इनिशियली 20 है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो एक्सीलरेशन तो उल्टी डायरेक्शन में है, तो -2 इंटू टी, तो टाइम आया मेरे पास भाई 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद रुक जाएगी कार। तो आपको किस में चाहिए डिस्प्लेसमेंट? आपको चाहिए 10th सेकेंड में, यानी कि t इज इक्वल टू 9 से लेके t इज इक्वल टू 10, इसमें चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट। तो मैं s10 निकाल दूंगा, ये हो जाएगा u यानी 20 प्लस a बाई 2, तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है आपका, इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 20 माइनस 19 यानी कि 1 मीटर। तो अपने जर्नी के आखिरी सेकंड में वो कितना चला? 1 मीटर चला। ठीक है, सबको आ गया? और देखो अगला क्वेश्चन है, कार मूव्स एट 20 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, द कार सडनली अंडरगोज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 0। अब आपको ये 5 चीजें पता करके बतानी है। बता दो भाई, पांचों का आंसर एक साथ लिखना, एक एक करके मत भेजना। ठीक है, तो ये डेटा हमें दिया गया है। इनिशियल स्पीड 20 दी गई है, मैंने आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, और एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। पहला पार्ट है
द टाइम आफ्टर विच कार कम्स टू रेस्ट। तो ऑब्वियसली v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। फाइनली स्पीड जब कार रुकेगी 0, 20 प्लस एक्सीलरेशन -4 इंटू टी आ गया भाई आपका 5 सेकेंड, यानी कार तो 5 सेकेंड के बाद रुकने वाली है। और देखो इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं थी। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि स्पीड पीछे की तरफ 1 सेकेंड में 4 से बढ़ जाएगी। सोचो आगे की तरफ स्पीड 20 है, पीछे की तरफ 1 सेकेंड में 4 से बढ़ रही है, यानी आगे की तरफ 1 सेकेंड में 4 से घट रही है। तो 1 सेकेंड में घट के हो जाएगी 16, 2 सेकेंड में घट के हो जाएगी 12, और इसी तरह से देखोगे तो 5 सेकेंड में घट के हो जाएगी क्या 0। तो बिना इक्वेशन के भी कर सकते हैं। बी पार्ट, डिस्टेंस आफ्टर विच कार कम्स टू रेस्ट। तो अब आपको फाइनल स्पीड पता है 0, इनिशियल स्पीड पता है, एक्सीलरेशन पता है और डिस्टेंस निकालना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली 0, इनिशियली 20 प्लस 2, एक्सीलरेशन -4 इंटू s। s यहां से आपको मिल जाएगा 400/8 यानी कि 50 मीटर। तो कार 50 मीटर आगे चल के तब रुकी है। समझ आई बात। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन 4 सेकेंड्स। तो वही चीज है, एस आपको निकालना है, तो लगा देता हूं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हो जाएगा इनिशियली 20 इंटू टी 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -4 इंटू 4 का स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा 80 माइनस 32, कितना आ जाएगा भाई 48। डी पार्ट देख लेते हैं। डी में बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। t बराबर 0 पे कार इस तरफ चल रही थी, ये हम निकाल चुके हैं कि t बराबर 5 सेकेंड पे कार की स्पीड 0 हो गई है। इसका मतलब 10 सेकेंड पे अगर पूछा गया तो ऑब्वियसली वो घूम के कहीं आई गई होगी। समझ आ रही ना बात। और वही आपको बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो निकाल लूंगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5, और फिर मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट 5 से लेके 10 तक। समझ आई बात। बेसिकली उसका डबल ही हो जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर पहले निकाल लेते हैं। तो देखो 5 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम पहले ही निकाल चुके थे। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर। अब यहां से लौट रहा है वो, ठीक है ना। इमेजिन करो यहां पे स्पीड तो कितनी हो चुकी है 0, और इस तरफ एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे ये डिस्टेंस ही तो चाहिए, और कहां से कहां तक, t बराबर 5 से लेके t इक्वल टू 10 तक। तो मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s इक्वल टू u तो कितना है इतने से पोर्शन के लिए 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन 4 है, और टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड। तो ये भी हमें कितना मिल गया 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, तो डिस्टेंस आपका हो गया 100 मीटर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। और यहीं पे पूछ ली गई है आपसे एवरेज स्पीड, तो वो तो बहुत ही आसान है, स्पीड का एवरेज बताना है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आप निकाल चुके हो 10 सेकेंड में 100 मीटर है, टाइम जो लगा है 10 सेकेंड लगा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड है। अब ग्रेविटेशन नाम का खुद एक चैप्टर आता है हमारे सिलेबस में, पर यहां पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेविटी के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अर्थ की सरफेस पर अगर आप पास में कैलकुलेशन कर रहे हो, अर्थ की सरफेस के पास, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हो, यानी कोई और फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा होता, सिर्फ क्या लग रहा हो उसके ऊपर, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा हो, तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अर्थ की सरफेस के पास में यानी नियर सरफेस पे हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। हालांकि ये काफी चीजों का फंक्शन होता है, वो सब हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, पर नियर टू अर्थ सरफेस आप कांस्टेंट मान लेते हो और उसे रिप्रेजेंट करते हो g से। तो g की वैल्यू जो जनरली ली जाती है वो ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या क्वेश्चंस में जनरली हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ताकि क्वेश्चन ईज से सॉल्व हो जाए। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया 9.8 तो आपको लेना ही पड़ेगा 9.8। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो हम 10 ले लेते हैं। जनरली जेई में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर आप ले जाके किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे उसे छोड़ दो, रिलीज कर दो, तो आप देख सकते हो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा और वर्टिकली मूव करना वो स्टार्ट कर देगा एक स्ट्रेट लाइन में, और आके कहां गिर जाएगा, नीचे। तो ये भी क्या हो गया, मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। सिमिलरली मान लो कि ग्राउंड के ऊपर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ऐसे केस में भी क्या होता है हम जानते हैं, पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती रहती है, क्योंकि एक्सीलरेशन कहां है भाई, नीचे की तरफ है, तो स्पीड तो घटेगी। वो जाता है अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है और घूम के वापस से उसी पॉइंट पे गिर जाता है। अब इसे मैंने शो इस तरह से किया है, पर ये हो एक ही लाइन के ऊपर रहा है, ठीक है, ये दिख सके इसलिए हम थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर देते हैं, पर हो ये एक ही लाइन के ऊपर रहा है। तो इफेक्टिवली मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट ऊपर जाके एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो, या आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ वाई डायरेक्शन में या वर्टिकली अप डायरेक्शन में स्पीड देके छोड़ दो, तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। अब बस यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है हर क्वेश्चन के लिए। ये आपको हमेशा ही लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, अगर हम अर्थ के ऊपर हैं तो, ठीक है ना। तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का भी वही तरीका है, आपको कोई एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने एक्स एक्सिस पे किए थे, तो या तो मैं आगे की तरफ पॉजिटिव लेता था या पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको या तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या नीचे की तरफ, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जो चूज करोगे सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैसे कि सबसे पहले है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल किसे कहा जाता है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके रिलीज कर दिया है, रिलीज करने का मतलब इसे कोई स्पीड नहीं दी है और ये इसके ऊपर गिरने लग जाता है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। अगर आपने किसी हाइट पे जाके उसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई स्पीड दे दी, या आगे की तरफ पीछे की तरफ किसी भी तरफ कोई स्पीड दे दी, तो उसे हम फ्री फॉल का मोशन नहीं बोलते हैं। तो फ्री फॉल का मोशन सिंपली क्या हो जाएगा, अगर आप किसी हाइट पे जाके और ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हो, ड्रॉप कर देते हो। बेसिकली अगर उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट की है पूरे समय पे, तो हम उसे क्या बोल देंगे, फ्री फॉल का मोशन बोल देंगे। समझ आई बात। अब इसके लिए कुछ चीजें और रिजल्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिराइव करके रख लेते हैं। मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके गया और वहां से उसे ड्रॉप कर दिया है, तो एक तो क्वेश्चन आता है कि बताओ जब वो नीचे पहुंचेगा और जमीन को स्ट्राइक करने वाला होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो वो हम निकाल सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन को पहले पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं। हमें पता है ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे की तरफ एक्ट करती है। आपको फाइनल स्पीड बतानी है, इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या लगा सकता हूं मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल स्पीड ये हो जाएगी, इनिशियली तो कुछ स्पीड देनी नहीं है, प्लस 2, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी देखो नीचे की तरफ है तो वो भी पॉजिटिव है, तो v आपको मिलता है √2gh। तो ये रिजल्ट की तरह आप याद रखोगे और डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये वैलिड है सिर्फ किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। यानी अगर आपने इनिशियली स्पीड 0 दी थी, तब उसकी स्ट्राइक करते टाइम ये स्पीड होगी, h डिस्टेंस चलने के बाद ये स्पीड होगी। किसी को कोई डाउट। इसके बाद अगली टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सब समझते हैं, फ्लाइट मतलब होता है उड़ान, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ान का समय। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितने समय के लिए हवा में रहती है उसे हम कह देते हैं उस ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप छत पे गए और छत पे से आपने किसी को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, तो कितने टाइम तक वो आदमी हवा में रहेगा वो आपको बताता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो h हाइट से मान लो मैंने ड्रॉप किया है और नीचे वो इस तरह से स्ट्राइक करने वाला होगा, इनिशियली तो स्पीड क्या दी गई है, 0 दी गई है। कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है, मैं इसी को पॉजिटिव ले लेता हूं, ग्रेविटी तो नीचे लगती ही है।
तो सिंपली क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैंने रेफरेंस पॉइंट किसे लिया, तो जहां से आपने फेंका है उसी को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसलिए नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h हुआ है, तो h ut तो रहता ही नहीं है, प्लस हाफ ग्रेविटी भी नीचे g टी स्क्वायर, यहां से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है √2h/g। इसे भी हम रिजल्ट की तरह याद रखते हैं, बस याद क्या रखना है कि फॉर्मूला सिर्फ तब यूज हो सकता है जब ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा हो, फ्री फॉल हो रहा हो। अगर मैंने इस हाइट पे ऑब्जेक्ट को स्पीड दे दी होती ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो फिर ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आता, तो हो सकता है वो जल्दी गिरता या लेट गिरता। हमें बस किसका रिजल्ट याद रखना है, फ्री फॉल का। क्लियर है क्या सबको? बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, प्योर फॉर्मूला बेस्ड। अभी तो ये आपका 125 मीटर हाइट आवर है और मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, तो आपको बताना है स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। बताओ भाई, तो देख लो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ जाएगा √2h/g को जनरली हम 10 ले लेंगे, तो ये आ गया आपका 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। स्पीड जिससे हिट करेगा √2gh, तो ये आपको मिल गया 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वो आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड s हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, हाफ 10 टी स्क्वायर 20 मीटर।